हेलो, माई सेल्फ अविनाश कुमार अस्थाना। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री में आपको स्रोत बता रहे थे कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो उन्हीं में मैंने आपको अभिलेख बताए थे, सिक्के बताए थे, ठीक है ना। और इसी में एक और आता है साहित्य, इसको बोलते हैं लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स होता है जो हमें लिखित, हमें जो भी साक्ष्य मिले, रिटन एविडेंस, तो वो आता है आपका लिटरेचर में, या उसको साहित्य कहा जाता है, ठीक है ना। अब साहित्य को अगर हम देखते हैं तो साहित्य को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ लिटरेचर। नंबर एक होता है, एक में लिखते हैं इसे धार्मिक साहित्य, ठीक है ना। धार्मिक मतलब रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है ना, यानी कि धर्म से संबंधित धार्मिक। और दूसरा होता है धार्मिकेतर, हिंदी में बोलते हैं धार्मिकेतर, इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट रिलीजियस। इसको रिलीजियस बोलेंगे, इसको पोस्ट रिलीजियस बोलेंगे, ठीक है ना। अब जो धार्मिक होता है, तो धार्मिक को हम ये भी कह सकते हैं, ये अलौकिक है, अलौकिक, इसको अलौकिक बोलते हैं, अलौकिक साहित्य। और ये जो हो जाएगा धार्मिकेतर, ये लौकिक साहित्य है, लौकिक। अब ये लौकिक अलौकिक क्या होता है, तो अलौकिक, लौकिक मतलब बना है लोक से बना हुआ है, एक शब्द है लोक मतलब ये संसार, वर्ल्ड, ठीक है ना। तो वर्ल्ड, तो जो वर्ल्ड में है वो लौकिक हो गया, जो वर्ल्ड से बाहर है वो अलौकिक हो गया। जैसे अलौकिक का मतलब है कि इसमें देवी देवता इन सब का जिक्र किया जाएगा जो हमारे इस लोक के नहीं है, यानी अर्थ के नहीं है, ठीक है ना। एबव द अर्थ, इसको बोलते हैं एबव द अर्थ, तो वो हो गया अलौकिक। लौकिक मीन्स हो गया ये जो इसी लोक की बातें हैं। तो कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो अलौकिक, धार्मिक ग्रंथ वही होगा जो देवी देवताओं पे लिखे गए, मोस्टली यही कहा जाएगा। और अलौकिक ग्रंथ क्या होते हैं, जैसे आप पे लिखे जाए, हम पे लिखे जाए, कोई महान पुरुष है उसके ऊपर लिखा जाए, तो वो हो जाए क्या आपके धार्मिकेतर साहित्य, ठीक है। तो जिसे मैंने बताया धार्मिक और धार्मिकेतर, धार्मिक मतलब अलौकिक। और ये भी कहा जाता है कि धार्मिक जो है ये ईश्वर द्वारा रचित ग्रंथ हैं, मतलब इनके कोई रचयिता मनुष्य न होकर सीधे ईश्वर को माना गया है, ईश्वर रचित ग्रंथ। तो और जो मानव रचित ग्रंथ है वो यानी मानव द्वारा रचना की गई है, वो धार्मिकेतर आ जाएंगे या लौकिक साहित्य आ जाएंगे, लौकिक ग्रंथ आ जाएंगे। तो इसमें देखते हैं अलौकिक में सर्वोपरि है वेद, ठीक है ना। तो वेद जो है ये वेदों की रचना किसने की, तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आएगा, क्यों, ये ईश्वर रचित ग्रंथ है। जैसे कहा जाता है कुरान, तो कहते हैं कुरान किसने लिखी, तो कहते हैं हमारे अल्लाह द्वारा लिखी गई पुस्तक है कुरान, ठीक है ना। अब बाइबिल है ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ, किसने लिखा है, तो वो भी कहते हैं हमारे ईश्वर ने लिखा है, तो वो ईश्वर रचित है। तो ये जो धार्मिक साहित्य होते हैं इनको एपिक्स भी बोला जाता है। तो यहाँ वेद होता है, अब वेद, फिर उपनिषद, पुराण, वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य। इसके पहले देखेंगे ये वेदांग, इसके बाद देख लेंगे महाकाव्य, वेदांग, महाकाव्य, इसके बाद सूत्र, इसके बाद धर्मसूत्र। अब धर्मसूत्र के भी दो भाग हैं। धर्म, इसको ऐसे लिख लें, धर्मसूत्र इसमें होता है धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र के दो पंक्ति रहते हैं, एक धर्मसूत्र और दूसरा हो जाता है भाष्य।
भाष्य, ठीक है ना। ये आपके कुछ अलौकिक ग्रंथ हैं। माना जाता है कि ये ईश्वर द्वारा रचित हैं। जैसे वेदों के वेद कितने हैं? 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी सामने काउंटिंग में लिख लीजिएगा। वेद हो गए 4, उपनिषद हो गए 108, पुराण हो गए 18, वेदांत हो गए 6, महाकाव्य हो गए 2। ये काउंटिंग है इनकी, ठीक है ना, इतने हैं। बाकी इनकी कोई लिमिट नहीं है, नहीं काउंट किए गए, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे। अब आता है धार्मिकेतर साहित्य। इसमें कैसे साहित्य आते हैं? इसमें आते हैं ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल लिटरेचर, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं, तो उनको बोलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है ना। इसी में आता है जीवनियाँ, जीवनियाँ ऑटोबायोग्राफीज, जीवनियाँ ऑटोबायोग्राफी आ जाता है, ठीक है ना। इसी में आता है कल्पना प्रधान, कल्पना प्रधान साहित्य, कल्पना प्रधान। और इसी में होता है गल्प, गल्प साहित्य आता है, गल्प साहित्य, ठीक है। कल्पना प्रधान, कुछ कल्पना प्रधान आती हैं चीजें, जैसे आपने सुना होगा जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी, या आपने सुनी होगी, बहुत अच्छे सुनी होगी, कछुआ खरगोश। तो कछुआ खरगोश की कहानी सुनी तो वो आपको एक कोई मैसेज दे रही है। ये कहानी कोई ऐसा थोड़ी ना होगा कि वास्तव में कछुआ बोल रहा होगा और खरगोश का इधर सुन रहा होगा, फिर दोनों लोग बतिया रहे होंगे कि चलो भैया रेस करते हैं, और तो और एक तीसरा आदमी जो पुरुष होगा वो खड़े देख रहा होगा, और देख तो रहा होगा प्लस दोनों की भाषा भी समझ रहा होगा कि दोनों क्या बात कर रहे हैं, और पूरी लाइव पिक्चर देख रहा होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं भाई, सब पॉसिबल नहीं है ना। तो यानी कल्पना से एक स्टोरी बनाई गई है। क्यों? क्योंकि जो लोग आलसी होने लगे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को प्रेरित करने के लिए कि ये कहानी से प्रेरित हो और श्रम करें, तो श्रम करें तो विकास होगा। तो ये कहानियां इसलिए बनाई गई थी। कल्पना प्रधान साहित्य होता है, ये एग्जैक्ट घटित नहीं हुआ होता है, ये ऐसे ही कल्पना से बनाई जाती हैं। तो ये भी कह सकते हैं प्रेरणादायक कहानियां होती हैं। अरे होता है गल्प साहित्य। गल्प साहित्य में कुछ ऐसे साहित्य होते हैं जहां बात को कुछ हाइपरबोलिक कहा जाता है, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, तो वो होता है गल्प साहित्य। जैसे बहुत चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं कि जैसे राणा प्रताप का घोड़ा था, या रानी झांसी बाई, रानी लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा था, तो हवा से बातें करता था। तो क्या हवा से घोड़ा बात कर सकता है? नहीं। लेकिन यहाँ कल्पना प्रधान रूप से बनाया गया। जैसे कि कहा गया कि वो मोहम्मद गौरी के और पृथ्वीराज चौहान का वाकया, कि पृथ्वीराज चौहान आंख बंद करके निशाना लगाते थे और उसके बाद वो मर जाता था। तो उसमें दिखाया कहानी में कि मोहम्मद गौरी ने आंख बंद करके निशाना लगाया, वो पृथ्वीराज चौहान ने, और मोहम्मद गौरी की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ था, वो कहानी कुछ और थी, मतलब वास्तविकता कुछ और थी। मोहम्मद गौरी वो बाद में मरा है, जब नमाज पढ़ा था, नमाज पढ़ते समय पीछे से एक व्यक्ति ने उसको क्या किया था, छुरा भोग दिया था, ऐसे मृत्यु हुई थी। लेकिन कहानी में कहाँ दिखा रहे हैं? पृथ्वीराज रासो में। तो ये जब पृथ्वीराज रासो है तो एक गल्प साहित्य है, इसमें बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहा था। ये भी कहना उस समय जरूरी होता था, क्योंकि जो राजा होता था वो युद्ध करता था, तो लड़ता था अपनी पूरी नीतियां लगा के, पूरी शक्ति क्षमता लगा के, लेकिन फिर भी कहीं एक मिस्टेक की वजह से हारता था। तो उसकी जनता के बीच में उसकी छवि जो होती थी थोड़ा धूमिल हो जाती थी कि हमारा राजा हार गया, उसको योग नहीं था। तो उनकी छवि को बनाए रखने के लिए कभी कभी ऐसे साहित्य लिखे जाते थे, ताकि आगे उनकी आने वाली कोई पीढ़ी राजा बने तो जनता उन्हें सहयोग करे, सपोर्ट करे। तो कुछ ऐसे होते थे, वो गल्प साहित्य होते थे। तो ये 2 चैनल में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसी में 1-2 चीज़ें और हैं जो आप देखेंगे, जैसे इसी में एक आता है स्मृति भी आता है, एक इसमें और देख लेंगे स्मृति।
स्मृति होता है। स्मृति का मतलब क्या होता है? मेमोरीज पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरीज, उसको बोलते हैं स्मृति। ठीक है ना। स्मृति मतलब जो याददाश्त के हिसाब से लिखी जाती है, यादों के आधार पर लिखी जाती है। कोई घटना हमने कभी सुनी थी और आज हमें कुछ याद है टूटी फूटी, तो हम उसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें अपने कायदे बहुत ज्यादा हो जाते थे। जैसे आपने सुना होगा मनुस्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है, ये प्रश्न पूछा जाता है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। और जैसे हैं याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, और जैसे देवल बृहस्पति स्मृति आदि, ऐसे बहुत सी स्मृतियां हैं। ये स्मृतियां। अब ये सारे तो हो गए आपके लिटरेचर। अब आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ में, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको मिटा दिया, अब इसको पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है ना। आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। अब इसमें बहुत से हैं। जहाँ की स्टार्टिंग हम करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ में। सबसे पहले अर्थशास्त्र स्टार्ट करेंगे। अर्थशास्त्र, इसके लेखक चाणक्य। यहाँ से इतिहास, क्योंकि चाणक्य एक व्यक्ति था है, और ऐतिहासिक ग्रंथ काहे में आएंगे? धार्मिकतर में आएंगे, यानी कि मनुष्य द्वारा लिखे जाएंगे, यानी कि हम आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। इसी प्रकार से कई हैं जो पुस्तकें पेपर में आती हैं, जैसे नीति सार, ये कामांदक की पुस्तक है नीति सार। इसके बाद आते हैं जैसे राजतरंगिणी, ये कल्हड़ की पुस्तक है। ठीक है। और प्रबंध चिंतामणि, ये मेरुतुंग की प्रबंध कोश, इसके राजशेखर हैं, ठीक है। इसके बाद आता है चचनामा, ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, चचनामा। इसके लेखक हैं अली अहमद। ये बहुत पुस्तक पूछी जाती है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है। इसी के बाद और आती हैं जैसे मृच्छकटिकम, ये भी बहुत पूछी जाती है। मृच्छकटिकम, ये शूद्रक की पुस्तक है, मृच्छकटिकम, ये शूद्रक की पुस्तक है। इसके बाद मृच्छकटिकम मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, मृच्छकटिकम। और ये इसके लेखक है शूद्रक। इसके बाद है अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की पुस्तक है, पाणिनि, इसका लेखक पाणिनि है। इसके बाद महाभाष्य आती है, महाभाष्य, इसके लेखक पतंजलि हैं, पतंजलि हैं। इसके बाद आता है मुद्रा राक्षस, जिसमें ये कुछ किताबें बहुत पूछी जाती है, ये पूछी जाती है, ये पूछी जाती है, ये वो पूछी जाती है। मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की पुस्तक है, विशाख दत्त की पुस्तक है। इसके बाद आता है गार्गी संहिता, ये गर्ग ऋषि की है पुस्तक, गर्ग ऋषि थे, उनकी पुस्तक है। इसके बाद है मालविकाग्नि मित्रम,
मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास की पुस्तक है, कालिदास की पुस्तक है, ठीक है ना। एक आती है वाक्पति, एक आती है गॉड वहो, गॉड वहो, ये इनकी ये इसके लेखक है वाक्पति, ये भी पुस्तक बहु पूछी जाती है, वाक्पति गॉड वहो, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्य पुस्तकें हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। तो इन पुस्तकों के बारे में इनके लेखक पूछे जाते हैं कि इनके लेखक कौन, क्योंकि ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं इतिहास में कुछ चीज़ों की व्याख्या के लिए। तो इसलिए ये पुस्तक आप न्यूनतम आप इन पुस्तकों को पढ़ लें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी में विदेशी यात्रियों का विवरण, जो विदेशी यात्री आए, तो कौन कौन विदेशी यात्री आया, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, इसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो हमारी एनसीएन की नेक्स्ट क्लास होगी। तो आज का इतना रखते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, और इसको हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।